लोकसभा चुनाव में माफिया और आतंक का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। चाहे पीएम मोदी हो या सीएम योगी, चुनावी मंच से विपक्ष को वो दिन याद दिला रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था और कश्मीर में आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी होती थी। लेकिन पिछले 10 साल में मोदी योगी सरकार में माफिया और आतंक का करीब करीब खात्मा हो चुका है। और इसी का संदेश सीएम योगी ने राजस्थान के चुनावी रण में दिया। सीएम योगी ने कहा कि पहले वो लोग आतंकियों को बिरयानी खिलाते थे, लेकिन अब आतंकियों का सीधा एनकाउंटर हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले माफिया राज हुआ करता था, लेकिन अब यूपी में कानून का राज कायम है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब धारा 370 के बाद में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। पहले सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश होती थी, लेकिन अब हम राम नाम सत्य भी कर देते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे चुनावी रण में सीएम योगी आक्रामक अंदाज में नजर आए। एक समय था कांग्रेस के समय में गरीबों के हकों पर डकैती डाली जाती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। यूपी के बाद वो अब राजस्थान के रण में रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। दरअसल 2023 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब लोकसभा चुनाव में भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस तो स्वयं में समस्या है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। यूपी माफिया मुक्त हो चुका है, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। योगी का बुलडोजर मॉडल काफी पॉपुलर है और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हुई है। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतार चुकी है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। और इसी को देखते हुए सीएम योगी एक दिन में राजस्थान में 3-3 जनसभा और चुनावी रैलियां करते नजर आए। और उसने एक बात कही, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और उनका ये था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे। एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के लोग कर्फ्यू लगाते थे। कर्फ्यू इनके डीएनए का हिस्सा था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो आप यूपी में जाएंगे, 7 वर्ष से कोई दंगा ही नहीं हुआ वहां, कोई कर्फ्यू नहीं। कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, वहां पे बहुत धूम धड़ाके के साथ निकलती है। बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। कानून का राज कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर नागरिक को सुरक्षा देकर के करती है। दरअसल यूपी के बाद अन्य राज्यों में भी बीजेपी योगी मॉडल वाला संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत सीएम योगी चुनावी मंच से जनता को माफिया मुक्त यूपी और आतंक पर प्रहार का संदेश दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, क्या कांग्रेस आतंक का सफाया कर पाती? क्या कांग्रेस कश्मीर में खुशहाली ला पाती? क्या कांग्रेस कभी राम मंदिर बनवा पाती? क्या कांग्रेस माफिया से मुक्ति दिला पाती? ये वो सवाल हैं जो अब चुनावी मंच पर उठने लगे हैं, क्योंकि सीएम योगी को यूपी में 80 सीट का टारगेट समेत दूसरे राज्यों में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है। और सीएम योगी की रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसका सीधा संदेश चुनावी राज्यों की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
माफिया मुख्तार अंसारी मौत की नींद सो चुका है, लेकिन उसकी मौत पर सियासत अब भी जारी है, क्योंकि बारी बारी से मुस्लिम वोट बैंक की खातिर सियासतदान मुख्तार के घर बिरयानी खाने और हमदर्दी जताने के लिए पहुंच रही है। माफिया मुख्तार के घर हाजिरी लगाने वालों में अब अखिलेश यादव भी शामिल हो चुके हैं। उससे पहले धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं पर खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार के घर पर बिरयानी खा चुके हैं और इस लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। हालांकि दूसरी तरफ माफिया मुख्तार के नाम सियासी पैगाम देने की कोशिश कर रहे विपक्षी नेताओं पर बीजेपी भी हमलावर है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने का आरोप सही है, जिस पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा उन्होंने माफियाओं को पाला पोसा। ओवैसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी की हिरासत में मौत कैसे हो गई। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन लोगों को माफियाओं की चिंता सता रही है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश पर अराजकता है। इस पर बीजेपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, यानी मिट्टी में दफन मुख्तार अंसारी पर सियासी बयानबाजी शुरू हो रही है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर का यूसुफपुर फाटक सियासत की चौखट का एपिसेंटर बन चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी हमदर्दी दिखाने की भरपूर कोशिश हो रही है। कोई मुख्तार के घर बिरयानी खा चुका है, तो कोई हाथ जोड़े सियासी मरहम लगा रहा है और दहशत के बाद उस गम को भुनाना चाहता है जो मुख्तार के जनाजे में दिखी। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके परिवार पर सियासी डोरे डाले जा रहे हैं। भावनाओं के ज्वार में सियासी उबाल लाने की कोशिश की जा रही है और सहूलियत के हिसाब से सियासी बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। जिस मुख्तार के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उस मुख्तार को डॉन से राजनेता बनाने में भी इन्हीं का सियासी सहयोग है। माफिया मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार वो 1996 में बीएसपी से विधायक बना, दूसरी बार निर्दलीय लड़ा और विधायक बना, तीसरी बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता, चौथी बार नई पार्टी बनाई और विधायक बना, पांचवी बार पार्टी का सपा में विलय कर दिया। मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार चुनाव जीतता रहा, लेकिन 2022 में कानूनी दांवपेच में उलझ गया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक चुनाव में उसका दखल रहा है और बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक उसको सिर आंखों पर बिठाई रही। और अब जब मुख्तार की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, तो सियासी बयानवीर मुख्तार के नाम पर सियासी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी भी हमलावर है। कमल की याद ही है, मोदी जी की याद ही है। सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में, 14 में। अब सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। ये सपा ऐसी पार्टी है जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, खुद का साथ खुद का विकास करती है। भाजपा की राजनीति और राष्ट्रनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको। पार्टी की सरकार ने 1:1 प्रोडक्ट दिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1:1 माफिया देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सक्रिय नहीं है। खैर, माफिया मुख्तार मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके पीछे कुछ रह गई है, तो वो है पूर्वांचल की सियासत, जिसे समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल भुनाने की कोशिश में है।
और यही वजह है कि आज अखिलेश यादव मुख्तार के घर हमदर्दी जताने पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, लेकिन बीजेपी के सामने विपक्ष की तैयारी शून्य है। ऐसे में अब बीएसपी की तरफ से मोर्चा मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने संभाला है। आकाश आनंद मायावती की जगह पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में मायावती की दूरी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद बीएसपी को उस मुकाम तक ले जा पाएंगे जिस पर मायावती ले गई थी। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि चुनाव दर चुनाव बीएसपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। 2027 के चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत 30.43% था और पार्टी ने 206 सीटें जीती थी। फिर 2012 की बात करें तो चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत 25.19% रहा और पार्टी ने सिर्फ 80 सीटें जीती। वहीं 2017 में बीएसपी का वोट प्रतिशत 22.23% था, लेकिन बीएसपी के विधायक सिर्फ 19 जीते और 2022 में बीएसपी को 12.88% वोट मिले और सिर्फ एक विधायक ही जीत पाया था। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने की है। इसके लिए अब बीएसपी से आकाश आनंद चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गिरते जनाधार को उठाने के लिए मायावती के भतीजे आकाश आनंद चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। शंखनाद, ये शंखनाद, बुलंद हौसलों से आवाज, शंखनाद, ये शंखनाद। आकाश आनंद पहली बार सियासी मंच पर सवार होकर बीएसपी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि बहन जी ने हमसे कहा है कि आप जनता के बीच में जाइए और हमारे काम के बारे में बताइए, ताकि हमारा वोटर, हमारे समर्थक, हमारे लोग वही आगे जाके समाज में आगे सबको बता सके। और उन गीत संगीत के जरिए जनता के दिल में एक बार फिर पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार चुनाव दर चुनाव कम हो रहे थे। शंखनाद कर दिया बहन ने, अब न चलेगी मनमानी, पूंजीवाद राज खत्म करूंगी, बहना ने मन में ठानी, पूंजीवाद राज खत्म करूंगी, बहना ने मन में ठानी। चुनावी मैदान से मायावती भले ही दूर हो, लेकिन देर से ही सही बहुजन समाज पार्टी के नए योद्धा जरूर कार्यकर्ताओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और उस वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं, जिसके दम पर वो यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ सके। और यही संदेश देने की कोशिश आकाश आनंद ने की। वो बेचारे ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाए अपने 5 साल के शासनकाल में, इसलिए मेरे पास उनके लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, परंतु हमारे युवा साथी एक बात जरूर हमसे बोलते हैं कि भैया वो टोपी पहनकर हमें टोपा जरूर पहना गए। उन्होंने एक तरफा, जिस समाज ने उनको एक तरफा वोट डाला, पिछले कुछ दिनों ने आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह जब इस समाज पर उत्पीड़न हुआ, जब इस समाज पर तकलीफें आई, तो किस तरह इस समाज के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुप्पी साधे बैठे रहे। साथियों, जो आपके हकों के लिए नहीं बोल सकता, जो आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकता, वो आपके वोटों का हकदार नहीं। शंखनाद, ये शंखनाद, बुलंद हौसलों से आवाज, शंखनाद, ये शंखनाद। लेकिन चुनावी रैलियों से मायावती की दूरी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या आनंद बसपा को उस मुकाम पर ले जा पाएंगे जिस पर मायावती लेकर गई थी। इसके साथ ही सवाल उठने लगा है कि चुनाव में देर से जगने से बसपा को नुकसान होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन पर नजर डाले तो पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिख रहा है। 2012 के चुनाव में बीएसपी की हार हुई, 2014 के लोकसभा चुनाव में सफाया हो गया, 2017 के चुनाव में रणनीति फेल हुई, 2019 में
बीएसपी और एसपी में गठबंधन। 2019 के चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली। 2022 में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन बसपा इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है, क्या बीएसपी 2019 के अपने प्रदर्शन को बरकरार रख पाती है या 2022 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह इस लोकसभा चुनाव में भी अपने खराब स्तर पर पहुंच जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बैक टू बैक 2 चुनाव में इस तरह की हार बीएसपी के लिए बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडी गठबंधन के साथ ही उम्मीदवार फाइनल कर रहे हैं और इधर पीएम मोदी ने इस वीकेंड को चुनाव का सुपर शनिवार और रैलियों का रविवार बना दिया है। यूपी से लेकर राजस्थान और बिहार से लेकर बंगाल और मध्य प्रदेश तक धुआंधार प्रचार किया और 2 दिन के भीतर 6 बड़े कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर अलग अलग मुद्दों के जरिए लीड लेने की कोशिश की और यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस जोड़ी के ये जोड़ी फ्लॉप हो चुकी है और इस जोड़ी की फ्लॉप हो चुकी फिल्म को फिर से रिलीज करने की कोशिश हो रही है। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। 2 लड़कों की फिल्म पर भारी पड़ा मोदी का ट्रेलर 24। चौबीस के लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं। हम आपको एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी और इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी के बीच चुनावी तैयारियों का वो घमासान दिखा रहे हैं जो साबित करता है कि चुनावी युद्ध चरम पर पहुंचने लगा है। आप जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पीएम मोदी की रैली और रोड शो से जुड़ी हुई है। आज पीएम मोदी ने जाटलैंड में 400 प्लस सीटें जीतने की हुंकार भरी है। वहीं दूसरी तस्वीर में इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी और यूपी में बीजेपी को टक्कर देने का दावा करने वाले अखिलेश यादव हैं। अखिलेश और राहुल दोनों साथ साथ यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से ये दावे कर रही है कि 24 में परिवर्तन होकर रहेगा। पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश यादव का बिना नाम लिए इस जोड़ी को ऐसी फ्लॉप फिल्मी जोड़ी बताया है जो 24 के चुनाव में भी फ्लॉप होगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। चुनावी मैदान में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की बिसातें बिछाई जा चुकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में पीएम मोदी ने जिस तरह से चुनावी चक्रव्यूह तैयार किया है, उसी का असर है कि एसपी और कांग्रेस भी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी जाटलैंड में मोदी के मेगा शो को टक्कर दे पाएंगे? जरा पीएम मोदी के तूफानी प्रचार पर नजर डालिए कि वो कितने जबरदस्त तरीके से यूपी में प्रचार करने में जुटे हैं।
यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी के मेगा शो ने इंडिया गठबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चुनाव कितना प्रचंड होने जा रहा है। सहारनपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, कैराना में बीजेपी का धुआंधार प्रचार विरोधियों पर भारी पड़ रहा है। वहीं मुरादाबाद, संभल, मेरठ, अमरोहा, बागपत, हाथरस, अलीगढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त फोकस कर रखा है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते। दो लड़कों की फिल्म पर भारी पड़ा मोदी का ट्रेलर 24। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला इंडिया गठबंधन कैसे करेगा। क्या जाटलैंड में इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा चुनावी मुद्दा है जो बीजेपी पर भारी पड़े? और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।